नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला और आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, पूर्व सैनिक दिवस न केवल उनके अतुलनीय योगदान को याद करने का अवसर है, बल्कि ये उनकी वर्तमान चुनौतियों, परिवारों की आवश्यकताओं और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा का भी दिन है। इस खास दिन पर हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुशील गुप्ता जी और कर्नल राजेश भूखर जी को। आप दोनों का आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए न्यूज रूम से मेरा साथ दे रही हैं हमारी समाचार संपादक डॉक्टर सालेहा गाजी। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम के मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुशील गुप्ता। युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। 40 वर्ष अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा अपने भारतीय सैन्य सेवाओं को दिया है। 2008 में सेवानिवृत्ति के उपरांत आप आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जयपुर में मेंबर के रूप में वर्ष 2013 तक जुड़े रहे। साथ ही ये भी बता दें कि आपने भारत पाक युद्ध 1971 में भाग लिया और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस नॉर्थ ईस्ट में भी आप महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। हमारे दूसरे मेहमान हैं कर्नल राजेश भूकर। आप वर्तमान में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक हैं। इसके अलावा भारतीय सेना में आप कर्नल के पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत बालिका शिक्षा, वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और इसके साथ ही नियमित रूप से आप समाचार पत्रों में समसामयिक विषयों पर लेखन कर रहे हैं। और सेवानिवृत्ति के उपरांत आपको कॉरपोरेट क्षेत्र में कार्य करने का भी व्यापक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल सर, आपसे ही शुरू करते हैं कि पूर्व सैनिक दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और क्या महत्व है इस दिन का? थैंक यू। शुरू करने से पहले आज पूर्व सैनिक दिवस पर मैं सब सैनिकों को और उनके परिवारों को वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं। जहां तक पूर्व सैनिक दिवस का सवाल है, हिंदुस्तान में ये डिसाइड किया गया कि हर 14 जनवरी को हम पूर्व सैनिक दिवस मनाएंगे। ये इसलिए किया गया क्योंकि 14 जनवरी 1953 पे जो हिंदुस्तान के पहले सेना अध्यक्ष थे वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी का दिन चुना गया जब हम पूर्व सैनिक दिवस मनाएंगे। हमने ये दिवस मनाना शुरू किया है 2016 से। उसके पहले हम इतनी तबीयत से, इतनी तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से ये दिवस नहीं मनाते थे। लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है, जितने भी यूनिफॉर्म सिपाही हैं जो उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कार्य किया है, उसको अच्छी तरह से पहचानने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए जिस दिन पूरा देश अपने वीर सैनिकों को सम्मानित करे। तो इसलिए ये शुरू किया गया। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये जो वेटरन्स डे जिसे कहते हैं, ये अमेरिका में और यूरोप में 1918 के बाद से मनाया जा रहा है जी। ये पहले आर्मिस्टिस डे के रूप में मनाया जाता था 11 नवंबर को, जिस दिन जो है पहला विश्व युद्ध विराम हुआ था। उस दिन को ये लोग वेटरन्स डे मानते हैं और बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और बहुत सारी सहूलियतें हैं। पूरा देश वेटरन्स के साथ खड़ा होता है। शायद यही देखकर हमारे देश में भी सोचा गया कि एक दिवस मुकर्रर करना जरूरी है ताकि पूरे देश जो है अपना प्रेम न्यौछावर कर सके इन वीर सैनिकों के ऊपर। कर्नल भूकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश और समाज के लिए भूतपूर्व सैनिकों की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है? धन्यवाद चलेगा जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तकरीबन 25 लाख पूर्व सैनिक देश में हैं और ये एक सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत ही नियमित और ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोग हैं जो हमारे देश में खुद ही नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं जी। इसके अलावा तकरीबन हर साल 50 से 60 हज़ार सैनिक सेवानिवृत्त होकर सिविल स्ट्रीम में शामिल होते हैं। इन लोगों को अलग अलग जगह की इनकी क्षमता के हिसाब से कार्य करने का मौका मिलता है। ये चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी कहीं पे भी सरकार का या अर्थकारी संगठनों का या प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ कहीं भी इनको काम दिया जाता है और ये एक वैल्यू एडिशन करते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोग देते हैं। तीसरी बात, कहीं पर भी कोई भी आपदा होती है, कैसा भी काम होता है, इसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों को जब भी याद किया जाता है, इनके एज ए वॉलंटियर ये हर जगह उपलब्ध होते हैं,
जो लीग के थ्रू या अलग अलग विभिन्न संस्थाओं के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो आपको कभी भी आपकी आपदाओं में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब भी इन्हें याद किया जाता है, ये उपलब्ध होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सर, आपने एक बहुत लंबा समय देश सेवा में अपना दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद में उनकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आते हैं और किस तरह की चुनौतियां उनके सामने पेश आती हैं। अच्छा सवाल है। जब एक सैनिक वर्दी में होता है जी। और अपनी यूनिट के साथ नौकरी कर रहा होता है, तो उस वक्त उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ही वो सेवानिवृत्त होकर आता है, एक तो उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लायक हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं। दूसरा, उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करने का तरीका बिल्कुल मालूम नहीं होता है कि पुलिस वालों से कैसे डील करना है, तहसीलदार से कैसे डील करना है, जमीन के मसले कैसे सीधे करने हैं। तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा अलग अलग महसूस करता है। तो अगर इन दिनों में अगर देशवासी सब आगे आएं और उसकी मदद करें, तो अपनी नई जिंदगी में सेटल होने में उसका काफी मदद की जा सकती है। फुकर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है, सेना को छोड़कर जब वो मुख्य धारा में वापस आता है और उसके साथ ही उसके परिवार के लिए भी कई तरह के बदलाव के दिन होते हैं। वो सरकार भूतपूर्व सैनिकों को सेटल करने के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी हो सकती है, वो पेंशन को लेकर भी हो सकती है, और शिक्षा योजनाओं को। तो किस तरह की है ये योजनाएं, जरा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं पहले तो बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने जवानों का, जैसे इंश्योरेंस में बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जी, मतलब वर्दी के साथ भी और वर्दी के बाद भी, टिल लास्ट डे अश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ध्यान रखते। जिस तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या सरकार एक पूर्व सैनिक का ध्यान रखती है, वो बहुत ही मिसाल है अपने आप में। इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। चाहे उसकी सुविधाएं हों, कैंटीन की हों, चाहे स्वास्थ्य ECHS के थ्रू उसकी मेडिकल सर्विसेज हों, चाहिए उसको टाइम पे याद करना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, विजय दिवस, हर जगह उसको याद करना, हमारी विधवाओं को सम्मानित करना, चाहे उसको नौकरी दिलवाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट है, सैनिक कल्याण कार्यालय खुले हुए हैं हर जिले के अंदर एक, जो कि उनको रीसेटलमेंट के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। AWPO, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ प्योरली प्लेसमेंट के हिसाब से इसको खड़ा किया गया है। आज 18 केंद्र हैं पूरे इंडिया के अंदर, और हमारे पास में कम से कम 1.5 से 2 लाख एक्स-सर्विसमैन हमारे पास में रजिस्टर्ड हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो हर एक सेंटर में हर महीने 700 से 800 पूर्व सैनिक और विधवाओं को नौकरी का प्रावधान किया जाता है। बहुत सी जगह हमारे पास में सरकार में कोटा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, इनको कोचिंग किया जाता है, उनके साथ में गाइडेंस की जाती है, और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जबकि पूर्व सैनिक को उसको अपने आप में छोड़ दिया जाए। उसके साथ में हर वक्त एक एहसास होता है कि मेरे पास में मेरी जहाँ मैंने सेवाएं दी, जहाँ मैंने देश के साथ मेरे सेक्रीफाइस किए, वो देश चाहे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रूप में हो चाहे सरकार के रूप में, वो खड़ा पाया जाता है। सर, आपने अभी बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारी युद्ध विधवाएं हैं और उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी इस जिंदगी को जो जीना है वो सरल नहीं है। तो उनके सामने किस तरह की चुनौतियां पेश आती हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास हैं? हिंदुस्तान की आर्मी में शायद सबसे बड़ा सम्मान वीर नारी को दिया जाता है, और पूरी इंडियन आर्मी की जो भी यूनिट जहाँ का वो शहीद था, वो यूनिट उसको एक तरह से गोद लेती है, और उसके बच्चों का, उसके पढ़ाई का, उसके पूरी देखभाल की जिम्मेदारी उस यूनिट के पास में होती है। उसके अलावा जो लोकल स्टेशन हेडक्वार्टर्स है, कमांड हेडक्वार्टर्स या ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे हर हालत में हर एक के पास में उनका डाटा मौजूद होता है, सैनिक कल्याण कार्यालय में उनका डाटा मौजूद होता है। और आज के दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो पैकेज है, वो हर युद्ध विधवा हो या नॉर्मल विधवा भी हो, तो राजस्थान सरकार ने उनके घर में एक बेटे या बेटी या विधवा को नौकरी का प्रावधान कर रखा है, और वो नौकरी उसके एजुकेशन के बिफिटिंग नौकरी है, जिसमें इंस्पेक्टर से लेके टीचर से लेके हर एक टाइप की नौकरी दी जाती है। यानी आपने ये इंश्योर किया है कि उसको पैसे के साथ साथ एक अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए एक तरीका सिखाया गया है और उसके साथ रहा जाता है।
दूसरी बात, उनको हर महीने 2 महीने में कोई न कोई तरीके से उनको कांटेक्ट किया जाना और उनके साथ में उनकी समस्याओं को पूछना, ये आई थिंक इससे बढ़िया कर्तव्य परायण इंडियन आर्मी के अलावा दूसरा मैंने कहीं देखा नहीं है। सर, ये तो आपने बताया इन योजनाओं के बारे में और किस तरीके से किसी भी सैनिक के परिवार का, उसके आश्रितों का ध्यान रखा जाता है। गुप्ता सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों पर आप सुधार की क्या सलाह देंगे? सही कहा सलिया जी, ऐसा है, कोई भी योजना हो उसमें सुधार की जगह तो हमेशा रहती है। सब पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर और ज़्यादा कोशिश की जाए तो इन चीज़ों को और ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है। जैसे आमतौर पे हर जगह वॉर विडोज हॉस्टल होते हैं, वॉर विडोज चिल्ड्रन हॉस्टल। उन हॉस्टल में कैसे एडमिशन करना है, कैसे, हालांकि पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन अभी मैंने कई दफ़े देखा है कि एक विडो को अपने बच्चों को भर्ती करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शायद अगर हर रेजिमेंट चाहे इस तरह के कुछ नियम बनाए कि उसको भर्ती करने में दिक्कत पेश ना आए। दूसरी चीज़ जो आमतौर पे सिपाहियों में देखा गया है कि जब वो रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो अमूमन उनके यहाँ ज़मीन के झगड़े होते हैं, उनके यहाँ कुछ इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें फौज तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती है। इतना ही कर सकती है कि केंद्रीय जिला सैनिक अधिकारी द्वारा उनको मैसेज दिला दिए जाते हैं कि भाई एसपी को कि आप देख लेना। लेकिन वो ज़रूरी होता है कि उनके ऊपर बड़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए, थोड़ी नरमी से देखा जाए, उसी सहानुभूति से देखा जाए, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी हो सके। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि सर्विस में रहते हुए अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास समय होता है, ना उन्हें छुट्टी आने दिया जाता है जब जरूरत होती है। तो इस तरह की कार्रवाई अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करे तो उनकी चीज़ें बढ़ सकती हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। भूपर सर, आप बहुत अधिक सक्रियता से अपने रिटायरमेंट के बाद में काम कर रहे हैं सैनिक कल्याण के क्षेत्र में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सैनिकों के योगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किसी तरह के प्रयास हो रहे हैं? बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में, और अभी धीरे धीरे और भी नीचे फैला जा रहा है, जब एक आर्मी मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत सी रिक्रूटमेंट रैली होती हैं, बहुत से वेटरन दिवस पे रैलियां होती हैं। ये एक समाज में आगे बढ़ने का तरीका है। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत बढ़िया सिस्टम था, हर एक जिले लेवल के ऊपर एक सैनिक कल्याण की समिति थी, और उसमें कलेक्टर साहब हर महीने में एक दिन डेडिकेटेड भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं और उनके निवारण के लिए रखा करते थे जी। ये केंद्र सरकार के आदेश भी थे, और इन केंद्र सरकार के आदेश के बाद में सैनिक बोर्ड ने भी आदेश निकाले थे कि हर जिले में एक दिन कलेक्टर साहब द्वारा मीटिंग ली जाए। इसमें सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, पुलिस से लेके प्रशासन के हर एक विभाग के लोग होते थे, और उनकी समस्याओं का समाधान प्रायोरिटी पे किया जाता था। वो प्रथा अगर वापस शुरू करी जाती है तो आई थिंक एक बहुत अच्छा पहल होगी कि इनकी समस्याओं का निवारण हो सके। जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों के आम पब्लिक में, लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि ये जहाँ भी रहते हैं ये एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आर्मी इज ए वे ऑफ लाइफ, तो ये इनका वे ऑफ लाइफ है कि खुश रहना और माहौल को अच्छा रखना। तो ये अपने आप में एक मैसेज है जो लोगों के पास में इनका जाता है। जनरल गुप्ता, अभी कर्नल भूकर ने कहा कि आर्मी जो है जिंदगी जीने का तरीका है। हालांकि आसान नहीं है एक सैन्य जीवन के बारे में सोचना। ऐसे में आजकल आपको क्या लगता है कि युवाओं में सेना में शामिल होने को लेकर उनका क्या रुझान है? देश सेवा के प्रति उन्हें प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे देश में देश सेवा का जो जज्बा है बहुत ज्यादा अच्छा है जी। इससे पता पड़ता है, जब भी रिक्रूटमेंट रैली होती है तो चंद वैकेंसीज में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, सेवारत सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, और वो मनोबल बढ़ता है इन्हीं चीजों से कि जो हम जो भी बताते, जो पीछे से कार्य कर रहे होते हैं, तो जब उनको ये देखा जाता है कि सेना में रहते हुए भी काम अच्छा होता है और सेवानिवृत्त होने के बाद भी अच्छा रहता है, तो सब लोगों में ये आशा होती है कि हम भी ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करें ताकि हमेशा जो है अपने घर की सी पहचान बनती रहे। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि पूरा देश इस बात को माने और जाने कि सेना के साथ रहना, उनके पहचान को मानना, उनको टाइम टाइम पर सम्मानित करना, ये सब के लिए अच्छा है। देश के लिए भी अच्छा है, सैनिकों के मनोबल के लिए भी अच्छा है, और नौजवानों के लिए भी अच्छा है कि उनको प्रेरित करता है कि फौज को ज्वाइन करें। लेफ्टिनेंट जनरल सर, पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को तो यही कहेंगे कि जो सैनिक हैं वो अपना धर्म निभाते रहें, जो पूर्व सैनिक हैं, और जिस प्रकार उन्होंने सेवा के टाइम काम किया वैसे ही कर्म करते रहें और सबकी सेवा करते रहें। जिनको मौका नहीं मिला है फौज में नौकरी करने का, इसमें उनको मैं यही कहूँगा कि आप उनका साथ दें,
उनसे सीखें और उनके कंधों से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। लेफ्टिनेंट जनरल गुप्ता सर और कर्नल भूकर सर, आपने अपना समय आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम के लिए दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। जय हिंद। जय हिंद।